हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन में मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। और ये आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत अगर हम कहते हैं तो इसकी स्थापना ही तुर्कों के द्वारा हुई थी, इसलिए इसे तुर्क सल्तनत की स्थापना भी कह सकते हैं। और तुर्क की स्थापना 962 ईस्वी में गजनी जो अफगानिस्तान में पड़ता है में हुई थी। तुर्क की स्थापना की अगर बात की जाए, तुर्कों की स्थापना भारत में, तो उसका श्रेय जाता है अल्पतगीन को। और अल्पतगीन जो संस्थापक थे तुर्क सत्ता के, अल्पतगीन के ही एक सेनापति या कहिए उनका दामाद सुबुतगीन था। और सुबुतगीन का सेनापति था मोहम्मद गजनबी। अब मोहम्मद गजनबी को आप जानते हैं, मैंने इस पिछले क्लास में पढ़ाया भी था कि मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, जिसमें उसका पहला आक्रमण 1000 में होता है। और वो टोटल 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर होता है। उसके बाद उसका आखिरी आक्रमण 17वां आक्रमण जो होता है वो होता है जाटों के खिलाफ। फिर उसी का सेनापति कहिए गौरी आता है। सेनापति नहीं था, क्योंकि 150 साल के बाद फिर कोई तुर्क भारत पर आक्रमण किया था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और जब मोहम्मद गौरी भारत से, एक्चुअली मोहम्मद गौरी तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया ही था आपको कि मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए आता है। और उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में वो भारत में अपने उत्तराधिकारी को घोषित करता है, किसको? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का दामाद या सेनापति रहता है, भारत में एक नया शासन चलाता है, एक नया सल्तनत चलाता है जो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत की पूरी आपको एक शॉर्ट सा डिफिनेशन हुई। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए, दिल्ली सल्तनत में अगर वंश हुए तो उस वंश में कौन कौन शासक किए, ये बातें मैं आपको बताऊंगा, ईस्वी सन याद करवाऊंगा। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा, आपको ईस्वी सन भी मैं यहीं पर याद करवा दूंगा। क्योंकि इसको याद करने के बाद अगर आप उसके शासक को और उसके ईस्वी सन को याद कर लेते हैं तो फिर उससे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं हर एक शासक को डीपली से बताऊँगा। तो आज मैं सिर्फ जो प्रमुख जो शासक हैं, जो शासन किए थे, वो क्या किए थे ये मैं नहीं बताऊंगा। बस मैं बताऊंगा कि कौन कौन से शासन दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने वंश हुए और कौन कौन से शासक इसमें शासन किए, कितने से कितने काल तक किए, बस ये मैं बताऊंगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। अब देखिए, पहले ये 5 को वंश याद कर लीजिए, अभी डेट उठ छोड़ दीजिए, डेट बस याद रखिए कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक था। 1206 से लेकर 1526, यानी कि लगभग 300 साल तक दिल्ली सल्तनत चला। तो 1206 से लेकर 1526 तक याद रहेगा ना, इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। 1206 1526 दिल्ली सल्तनत। अब मैं इसलिए 1206 पर आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और गुलाम वंश की भी स्थापना हुई थी। गुलाम वंश का स्थापना करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था या दामाद था। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो हम इसलिए 1206 को खूब बढ़िया से याद रखेंगे कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की दोनों की स्थापना हुई थी। और दोनों की स्थापना करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, अब इसको याद करने से पहले ये जानिए कि दिल्ली सल्तनत 5 वंश हुए कौन कौन। तो ऐसे याद रखिएगा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब ऐसे आपको एक बार में तो याद होगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा कि 2-2 करके, या फिर आपको जैसे अच्छा लगे 3 करके याद कीजिए। मैं जो याद किया हूँ या मैं जो ट्रिक मतलब आप लोग पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप पहले इसको याद कीजिए: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। क्या याद कीजिएगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये 3 याद रखिए। इसके बाद 2 आराम से आ जाएगा: सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश, लोदी वंश, ये याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। कौन कौन हुए? तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश,
चौथा सैयद वंश और लास्ट में कौन हो गया था, लोधी वंश। तो ऐसे आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गया दिल्ली सल्तनत 5 वंश हुए थे। अब देखिए जो गुलाम वंश के जो शासक थे, आप पहले उनको याद कर लीजिए। तो इसमें भी कैसे आप याद कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए ये आप इस तरह से याद कीजिएगा कि कुतुबीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इस तीनों को पहले आप याद कर लीजिए, इस तीनों को याद कीजिए। फिर मोइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, इस तीनों को एक में याद कर लीजिए और इस दोनों को एक में याद कर लीजिए। क्योंकि जो भी देखिए आपको याद करना है वो बस गुलाम वंश में ही ज़्यादा शासक हैं और गुलाम वंश में ही आपको याद करना है। बाकी ये सब में छोटा छोटा शासक थे, 2 या 3 सब में थे, तो इसको याद करने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए ये 3 को मैंने इसमें पेयर बना दिया है, 3 का पेयर, लास्ट का 2 का पेयर बना दिया है, ये याद करने में आसान होगा। तो गुलाम वंश में जो शासक हैं कुतुबीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। फिर मोइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा कौन, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद। उसके बाद बलबन और क्यूमर्स, ये टोटल कितने 8 जो हुए शासक हुए गुलाम वंश में हुए। अब ईस्वी सन कैसे याद करेंगे, तो संस्थापक तो बता ही दिया मैंने कुतुबीन ऐबक, ईस्वी सन ऐसे याद कीजिए। देखिए 1206 में तो मैंने भी बताया था कि 2 घटनाएं हुई, पहला तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दूसरा गुलाम दिल्ली सल्तनत के ही अंदर गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो ये गुलाम वंश की स्थापना संस्थापक किसने किया था, कुतुबीन ऐबक ही था। तो ये 1206 ईस्वी से 10 ईस्वी तक किया और 10 के बाद 11 आता है, 11 से लेके 36, यानी कि 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश याद रखिएगा, इल्तुतमिश के बाद ही फिर रजिया सुल्तान इसी की बेटी 1236 से लेके 40 ईस्वी तक, यानी ये भी 4 साल करता है, ये भी 4 साल करता है। कुतुबीन ऐबक भी 4 साल, 6 से 10, और रजिया सुल्तान भी 36 से 40, 4 साल, जबकि ये इल्तुतमिश 1211 से लेकर 36 ईस्वी तक करता है। चलिए ये तीनों हो गया। फिर देखिए मोइजुद्दीन बहराम शाह, ये भी 1240 से लेकर 1242, 2 साल शासन करता है गुलाम वंश में। मोइजुद्दीन बहराम शाह 40 से 42, 1240 से 1242 ईस्वी। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह रहता है जो 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक शासन करता है। फिर नसीरुद्दीन महमूद होता है जो 46 से 66 करता है। देखिए सब सीक्वेंस से क्या हुआ है, 6 से 10, 11 से 36, 36 से 40, 40 से 42, 42 से 46, 46 से 66, उसके बाद 66 से 87 और 87 से 90, यानी कि 12। देखिए 1200 तो आपको याद रहेगा कि ये 1200 में ही हुआ है। अब ये 1200 में हुआ याद रहेगा तो अब बस ये खाली सीक्वेंस आ जाएगा, 6 से 10, 11 36, 36 40, 40 42, 42 46, 46 66, ये बस इस तरह सीक्वेंस याद रखेगा। इसलिए मैंने बोला कि उसके पहले आप ये जो 3 गो पेयर है कुतुबीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सभी गुलाम वंश के ही शासक थे। मोइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाबाद और समउद्दीन कमर्स। तो ये देखिए बस इतना ही सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। इसको जब 1-2 बार देखिएगा, 4 बार बोलने का प्रयास कीजिए, बोल के याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। और जानिए क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में, खासकर वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसी दोनों से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। ये आपको हर टाइम एकदम हर समय ये काम देगा। तो देखिए अब गुलाम या मामलुक या दास वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो था कौन था, कैकुबाबाद या समउद्दीन क्यूमर्स था। इसको आप ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक था। शुरुआत कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबीन ऐबक, जबकि कैकुबाबाद और क्यूमर्स क्या था, तो अंतिम शासक था किसका, गुलाम वंश का था। आज मैंने सिर्फ पहले ही बताया था कि सिर्फ इसी को बताऊंगा। उसके बाद देखिए खिलजी वंश, इसके बाद क्या आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। अभी आपने देखा गुलाम वंश 1206 से 90 तक हुआ, तो 90 के बाद स्टार्ट होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। तो इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो इसका संस्थापक रहता है खिलजी वंश का, कौन रहता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो 1290 से लेकर 96 ईस्वी तक शासन करता है। दूसरा जो शासक होता है खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते ही पद्मावती फिल्म मूवी का, उसी में अलाउद्दीन खिलजी रहता है। तो इसी खिलजी का जो चाचा रहता है वो, या ससुर कहिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी रहता है, और इसी का भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी।
जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करता है। और इसी के समय में अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में उसका सेनापति कौन रहता है, मलिक काफूर रहता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये मेन डेट याद रखना, 1290 से 96, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ये सभी खिलजी वंश के थे। तो फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक ये शासन करता है, और अंतिम शासक रहता है किसका, खिलजी वंश का, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो ये तो मैंने खिलजी वंश हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 जब यहाँ खत्म होता है खिलजी वंश, तो 1320 के बाद फिर एक नया वंश आता है दिल्ली सल्तनत काल में, और वो होता है तुगलक वंश। तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है ये तुगलक वंश। तो इसके जो संस्थापक होते हैं तुगलक वंश के, वो होते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का साम्राज्य रहता है, तुगलक वंश का शासक रहता है। तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहता है, जिसके संस्थापक कौन रहते हैं, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ये 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासक रहते हैं, जो तुगलक वंश के संस्थापक भी रहते हैं गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक साम्राज्य करता है, राज करता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो 1351 ईस्वी से लेकर 1338 ईस्वी तक राज करता है दिल्ली सल्तनत पर, कौन, तुगलक वंश का। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद रहता है, नसीरुद्दीन महमूद जो 1391 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक राज करता है। और यह नसीरुद्दीन महमूद जो रहता है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। तो इसे याद रखिएगा। आपको दो गो तो इसमें से सब ऐसा ही याद हो जाएगा। पहला देखिए यहाँ खिलजी वंश में स्थापना कौन किया, तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और उसका अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। उसे तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक कौन थे, नसीरुद्दीन महमूद। ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तुगलक वंश जब समाप्त होता है तो नेक्स्ट जो वंश होता है दिल्ली सल्तनत में वो होता है सैयद वंश होता है। और सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। और सैयद वंश के जो संस्थापक होते हैं खिरिज खां होते हैं, खिरिज खां जो 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक शासक रहते हैं, खिरिज खां। तो 1414 से 1421 ईस्वी सब सीक्वेंस है। देखिए 14 तक यहाँ तुगलक वंश खत्म हुआ, और 14 के बाद फिर क्या हुआ, सैयद वंश स्टार्ट हो गया जो कि 51 तक चलता है। तो उसके जो सैयद वंश के संस्थापक थे वो खिरिज खां थे 1414 से 1421 ईस्वी तक। फिर इसी का उत्तराधिकारी कौन होता है, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासक रहता है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के, और ये अंतिम शासक होता है तुगलक वंश का। तो आपको याद हुआ होगा कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिरिज खां, जबकि सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह। यही दो इसमें इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए जो अंतिम जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश रहते हैं, अंतिम वंश वो होता है लोधी वंश होता है। और लोधी वंश जब यहाँ पर सैयद वंश 51 तक चलता है, तो इसके बाद 51 के बाद लोधी वंश आ गया, और लोधी वंश कितने तक चलता है, 1451 से 1526 ईस्वी। तो देखिए 51 से 26 के ही बीच में जितने भी शासक रहेंगे वो हैं। तो माइंड को पहले यहाँ मेकअप ये करना है कि चलो पहले इसको याद रखिए, लोधी वंश 51 से 26, अब 51 से 26 के बीच में बाकी सब शासक रहेंगे। तो देखिए बहलोल लोधी जो 1451 से लेके 79 तक साम्राज्य करता है, राज करता है, बहलोल लोधी, और इसके संस्थापक भी होते हैं लोधी वंश के। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन करता है लोधी वंश में। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी होता है, सिकंदर लोधी होता है, और ये सिकंदर लोधी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैंने सारा लिख दिया है आज इसको समझने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि मैं जो भी बताऊंगा तो इसका एक टॉपिक वाइज बताऊंगा। फिर देखिए इब्राहिम लोधी जो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है, और ये लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है। लोधी वंश का ये अंतिम शासक नहीं रहता है ये, बल्कि क्यों कहें कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कौन रहता है, इब्राहिम लोधी रहता है। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एवं गुलाम वंश का संस्थापक रहता है, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का एवं लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी रहता है।
जो 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है। तो मैंने ये सारी बातें जो बहुत बेसिक था, यानी कहिए कि यहाँ से तो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है ऐसे बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाता है कि गुलाम वंश को सीक्वेंस में सजाइए। तो सीक्वेंस में देखिए मैंने इसलिए इसको लिख दिया है ताकि आपको याद रहेगा। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, फिर मोइनुद्दीन बहरमशाह दे देगा, फिर गियासुद्दीन बलबन, फिर दे देगा रजिया सुल्तान। अब इसको आप सजा के लिखना है आपको कि कैसे कैसे पहले कौन आया था। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले करवा दिया है। अब मैं जब पढ़ाऊँगा आपको इसके बाद, जो जैसे मैं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाऊँगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको याद आएगा कि दिल्ली सल्तनत का तो स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उसने लागू किया, कैसे वो अपना शासन चलाया, ये सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इसमें याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद डेट की जहाँ तक बात होगी तो डेट भी पहले ऐसे याद कीजिए कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, खिलजी वंश 90 से, यहाँ 90 खत्म होता है तो 90 से 20 चलता है, 1320 आ जाएगा। फिर तुगलक भी आता है तो तुगलक 20 तो हुआ ही, 1414 चलता है। फिर उसका सैयद वंश जो आता है वो 14 से लेके 51 तक चलता है, और लोदी वंश भी होता है 51 से लेके 26 तक चलता है। फिर इसके बीच में जो सम्राट आएंगे, जो राजा आएंगे, जो भी शासक बनेंगे, उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के चलता है, उसको मैंने आज आपके सामने उसका थोड़ा सा विवरण, या यूँ कहें कि जो सबसे जड़ होता है इस दिल्ली सल्तनत काल का, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं एक एक वीडियो लाऊंगा, तो उसे आप ध्यान से फिर पढ़िएगा। इसको ध्यान से पहले समझ करके 1-2 बार इसको देखकर, इसको लिख कर कॉपी में और ठीक से याद कीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब मोबाइल के आपके दाहिने साइड में लाल बटन में होता है, उसे ज़रूर दबा दें, और आगे के वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत जल्द आपके सामने फिर मैं उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।